हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के चैप्टर वाइज सारे पीवाईक्यूज कवर कर रहे थे दोस्तों, और उसी सीरीज़ में हमारी ये अगली वीडियो है दोस्तों। और दोस्तों इसकी मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, और उसी प्लेलिस्ट में आगे वीडियोज़ इसके ऐड ऑन होते जाएंगे दोस्तों। इसमें हम लोगों ने चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक अच्छे से कवर कर रहे हैं, जिसमें एक्सप्लेनेशन भी होगा अच्छे से। और इससे दोस्तों हमें ये भी फ़ायदा है, हमारे सारे पीवाईक्यूज अच्छे से कवर हो जाएंगे, और साथ ही किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और वो चैप्टर पूरा हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा, और पीवाईक्यूज भी तैयार हो जाएंगे, और हमारा वो चैप्टर एनालिसिस जो पीवाईक्यू एनालिसिस है वो बहुत अच्छे से हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं चैप्टर वाइज इसलिए भी करा रही हूँ कि एक खबर भी रिलीज़ हुई थी कि जून में सिलेबस थोड़ा सा अपडेट हो सकता है। तो अगर अपडेट होगा भी तो कोई चैप्टर अगर अपडेट भी हो रहा तो उस चैप्टर को हम लोग सीधे सीधे हटा सकते हैं, और जितने भी चैप्टर हैं उनको चैप्टर वाइज अच्छे से कवर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसके पहले की वीडियोस में दोस्तों हम लोग लगभग 260 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं, और हमारे A1 B और C1 टॉपिक्स ये सारे कवर हो चुके हैं दोस्तों। शिक्षण अभिवृत्ति हमारा अभी तक चल रहा है दोस्तों, और आप लोग देख सकते हैं शिक्षण अभिवृत्ति को भी कई भागों में डिवाइड किया हुआ है दोस्तों। हम लोग आज से सी का तीसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, संस्थागत सुविधाएं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऐसे कृत्रिम परिवेश की रचना करने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके भीतर संगत सूचना और आंकड़ों की उत्पत्ति की जा सके? दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुरूपता उपागम। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अनुरूपता उपागम ऐसे कृत्रिम परिवेश की रचना करने वाली प्रक्रिया है जिसके भीतर संगत सूचना और आंकड़ों की उत्पत्ति की जाती है। यह नियंत्रित परिस्थितियों में एक प्रणाली या उसके उप प्रणाली के गतिशील व्यवहार के अवलोकन की अनुमति देता है, और इस उपागम में एक कृत्रिम वातावरण का निर्माण शामिल है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किन पर ध्यान केंद्रित करने वाले उपागमों को मुक्त अधिगम शब्द दर्शाता है? दोस्तों ए दिया गया है इसमें, शिक्षा व प्रशिक्षण के प्रावधान को पहुंच में लाना। बी है समय और स्थान की सीमाओं से शिक्षार्थियों को मुक्त करना, किसी विशिष्ट पाठ्यचर्या के बिना अधिगम और मूल्यांकन। डी है व्यक्तियों और शिक्षार्थी समूहों को लचीले अधिगम अवसर प्रदान करना। और इसके बाद दोस्तों ई है, किसी शैक्षिक भार से विद्यार्थियों को मुक्त करना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन है, कक्षागत अंतःक्रियाएं मुख्यतः किसके द्वारा प्रभावित होती हैं? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, छात्र प्रतिबद्धता। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कक्षागत अंतःक्रियाएं मुख्यतः छात्र प्रतिबद्धता द्वारा प्रभावित होती हैं। जब एक कक्षा के छात्र प्रतिबद्ध होते हैं तो उस कक्षा में अनुशासन व्याप्त होता है, जिससे शिक्षण अधिगम कार्य सुगमतापूर्वक होता है। कक्षागत अंतःक्रिया के अंतर्गत छात्र और शिक्षक परस्पर एक दूसरे से वाद विवाद करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, नवीन विचार रखते हैं, जिससे मौलिक चिंतन का भी विकास होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पाठ्यक्रम या सिलेबस पाठ्यचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है। चलिए व्याख्या पढ़ लेते हैं। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। पाठ्यक्रम की शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। अलग अलग कक्षाओं में अलग अलग पाठ्यक्रम बनाए जाते हैं। पाठ्यक्रम ही किसी देश के विकास को निर्धारित करते हैं। बदलते हुए समय के साथ पाठ्यक्रम में बदलते रहते हैं। पाठ्यक्रम जितने समय के लिए बनाया जाता है उतने ही समय में वह पाठ्यक्रम पूरा किया जाता है। उस समय के दौरान शिक्षक तथा छात्र क्रमशः अध्यापन तथा अधिगम में लगे रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों में अधिगम शैली में अंतर के निम्न कारण हो सकते हैं दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, विद्यार्थी द्वारा अपनाई गई सोच विचारने की योजनाएं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा अपनाई गई सोचने विचारने की योजनाएं शिक्षार्थियों में अधिगम शैली में अंतर के कारण होते हैं। अधिगम का अर्थ सीखना, जो ज्ञान प्राप्त करने, स्मरण करने तथा अनुभव को संगठित करता है। अधिगम का उद्देश्य ही छात्रों के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन होता है।
दोस्तों इसके बाद हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा C4 का शैक्षिक वातावरण एवं संस्थाएं। इसमें 2 कथन दिए गए हैं दोस्तों। पहला कथन है, एक अधिगम संगठन में शिक्षकों का अधिगम, उसका पेशेवर विकास और बालकों के अधिगम उनकी शिक्षा अपरिहार्य रूप से परस्पर पूर्वक और परस्पर पुनर्बलित करती है। और कथन दूसरा है, अंतर्वैयक्तिक समझदारी भावनाओं और विचारों के आंतरिक जगत और उसके साथ नियंत्रण और जागरूकतापूर्ण कार्य की योग्यता के विकास को शामिल नहीं करती है। दोस्तों इसमें बताना हमें दोनों कथनों में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला कथन सही है और दूसरा कथन दोस्तों गलत है। तो चलिए देख लेते हैं। दोस्तों पहला कथन वही है, दूसरा कथन देख लेते हैं जो गलत है। दूसरा कथन गलत है क्योंकि अंतःवैयक्तिक समझदारी भावनाओं और विचारों के आंतरिक जगत और उसके साथ नियंत्रण और जागरूकता पूर्ण कार्य की योग्यता के विकास को शामिल करती है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। दोस्तों पहली सूची में अधिगम रणनीति दी गई है और दूसरी सूची में की गई कार्यवाही। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला दिया गया है नियोजन व ध्यान केंद्रित करना, इसका सही होगा लक्ष्य व समय सारणी निर्धारण। और संगठित और स्मरण करना, स्मरक व प्रतिमावली का प्रयोग। बोधन का है उदाहरण बनाना, संज्ञानात्मक, आत्म प्रश्न व आत्म परीक्षण। अगला क्वेश्चन है अंतर सांस्कृतिक कक्षगत स्थिति में बेहतर पारिस्थितिकीय वातावरण के लिए योगदान देने वाले कारकों में से एक है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रूढ़िबद्ध धारणाओं का द्वार पालन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंतर सांस्कृतिक कक्षगत पर्यावरण से तात्पर्य विभिन्न प्रकार के संस्कृति से जुड़े हुए लोगों का या विद्यार्थियों का एक कक्षा में उपस्थित होना तथा विभिन्न क्रियाओं में आपसी सहयोग करना। अंतर सांस्कृतिक कक्षगत स्थिति में बेहतर पारिस्थितिकीय वातावरण के लिए योगदान देने वाले कारकों में रूढ़िबद्ध धारणाओं का द्वार पालन एक प्रमुख कारण है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्र अधिगम को प्रभावित करने वाले वातावरण संबंधी कारक हैं। ए दिया गया है अभिरुचि, बी परिवार, सी अभिप्रेरणा, डी समुदाय, ई है सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी, सी और ई, परिवार, अभिप्रेरणा, सामाजिक सांस्कृतिक विविधताएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है शिक्षण प्रक्रिया परिवेश की ऐसी व्यवस्था है जिसके भीतर छात्र छात्राएं परस्पर व्यवहार कर सकते हैं और यह अध्ययन कर सकते हैं कि सीखना कैसे है। और दूसरा स्टेटमेंट है दोस्तों, शिक्षण मॉडल अधिगम परिवेश का विवरण नहीं है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला सही है किंतु दूसरा दोस्तों गलत है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण प्रक्रिया परिवेश की ऐसी व्यवस्था है जिसके भीतर छात्र छात्राएं परस्पर व्यवहार कर सकते हैं और यह अध्ययन कर सकते हैं कि सीखना कैसे है। ये कथन सही है। और शिक्षण मॉडल अधिगम परिवेश का विवरण नहीं है, तो ये असत्य है। अगला क्वेश्चन है मौखिक निर्देश निम्न में से क्या सीखने में सबसे कम प्रभावशाली है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्किल्स या निपुणता। मौखिक निर्देश निपुणता सीखने में सबसे कम प्रभावशाली होती है क्योंकि यह निपुणता या कौशल जन्म से ही विद्यमान होते हैं और यह प्रभावी शिक्षण में आवश्यक योगदान देते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास करता है, उसके द्वारा अपनाया गया उपागम किस प्रकार के शोध के दायरे में आ सकता है। दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रियात्मक शोध। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। एक शिक्षक विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए लगातार प्रयास करता है, उसके द्वारा अपनाया गया उपागम क्रियात्मक शोध के दायरे में आएगा। क्रियात्मक शोध किसी समस्या को पहचानने व उसके निदानात्मक उपाय सुझाने के लिए आयोजित की जाती है। इसकी प्रकृति चक्रीय होती है। दोस्तों आप लोग डायग्राम के जरिए ये समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एक शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करने का उचित तरीका सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण में रूपांतरण परक उपागम का उपयोग करना चाहता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से क्रियात्मक उचित माने जाएंगे। दोस्तों इसमें ए दिया गया है विद्यार्थियों के लिए सम्मान और विश्वास की भावना रखना, बी है विद्यार्थियों के प्रयासों के लिए पुरस्कारों को बढ़ावा देना,
सी है विद्यार्थियों के कार्य में केवल तभी हस्तक्षेप करना जब निर्धारित मानक पूरे ना हो। डी है उच्च स्तरीय प्रत्याशाओं का संप्रेषण। ई है सावधानी पूर्वक समस्या समाधान और निजी पहल को बढ़ावा देना। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए, डी और ई। यदि एक शिक्षक विद्यार्थियों के अधिगम को प्रभावित करने का उचित तरीका सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण में रूपांतरण परक उपागम का प्रयोग करता है, तब इस संदर्भ में निम्न क्रियाकलाप उचित माने जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए सम्मान और विश्वास की भावना रखना, उच्च स्तरीय प्रत्याशाओं का संप्रेषण और सावधानी पूर्वक समस्या समाधान और निजी पहल को बढ़ावा देना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कॉलेजों में शिक्षण अधिगम प्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशात्मक रणनीति यथोचित होगी। दोस्तों ए दिया गया है व्याख्यान कार्य को कंप्यूटर के माध्यम से पुनर्स्थापित करना। बी है विद्यार्थियों के तत्परता स्तर के संदर्भ में कर सकता है, कर लेगा के अनुसार शिक्षण को अनुकूल बनाना। सी है कक्षा में बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति की शुरुआत करना। डी अधिगमकर्ता की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण पद्धति को बहुविध बनाना। ई है उपलब्धियों का उत्तरदायित्व देकर तथा अभिज्ञान देकर विद्यार्थियों को संलिप्त करना। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी, डी और ई। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कॉलेजों में शिक्षण अधिगम प्रणाली सामान्यतः समूह आधारित संप्रेषण कार्यक्रम होता है, जिसमें एक बार अनुदेशात्मक रणनीति के उद्देश्य निर्धारित हो जाते हैं तो अगला पद उनमें से उचित अनुदेशात्मक विधि द्वारा उनकी प्राप्ति है। यहाँ कुछ अनुदेशात्मक रणनीति निम्न है। विद्यार्थियों के तत्परता स्तर के संदर्भ में कर सकता है, कर लेगा के अनुसार शिक्षण को अनुकूल बनाना, उपलब्धियों का उत्तरदायित्व देकर तथा विज्ञान देकर विद्यार्थियों को संलिप्त करना और अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण पद्धतियों को बहुविध बनाना। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक कठिन है। तो दोस्तों इसका ए दिया गया है व्यक्तियों और समूहों के ज्ञान को परिवर्तित करना। बी है व्यक्तियों और समूहों के कौशल को परिवर्तित करना। व्यक्तियों और समूहों की प्रवृत्ति को परिवर्तित करना। डी है व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को परिवर्तित करना। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार में परिवर्तित करना सर्वाधिक कठिन है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक होने की दृष्टि से निम्नलिखित में से प्रमुख शिक्षण व्यवहार क्या है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम प्रक्रिया में छात्रों को संलिप्त किया जाना। क्लार्क के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जो विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए नियोजित तथा संचालित की जाती है। शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है कि सभी विद्यार्थियों को सीखने में पूरी तरह संलिप्त है या उन्हें सीखने के लिए पर्याप्त अवसर व सहायता मिल रही है, और यह तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब संसाधनों का प्रबंधन प्रभावी ढंग से और सीखने की प्रक्रिया को सुधारने के स्पष्ट प्रयोजन के साथ किया जा रहा हो। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सहज, सरल और सक्षम बनाने के लिए नवीन पद्धतियों को अपनाना आवश्यक है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हो सकती हैं। पहला है स्थानीय परिवेश के अनुसार अनुकूलन। दूसरा है विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पारिवारिक परिस्थितियों का ज्ञान। तीसरा है उचित समूह निर्णय और चौथा है स्थानीय सहायक शिक्षण सामग्री। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे प्रभावोत्पादक की श्रेणी से संबंधित मुख्य शिक्षण व्यवहार माना जाएगा। तो ए है जो अधिगमकर्ता अवबोध के विभिन्न स्तरों पर हो उनके लिए विचारों को स्पष्ट करना। दूसरा है नेत्र संपर्क, वाणी और भाव भंगिमाओं इत्यादि में अंतर द्वारा उत्साह और जोश प्रदर्शित करना। तीसरा है स्वीकृति और संक्षेपण द्वारा विद्यार्थियों के विचारों को प्रयोग करना। चौथा है साधारण प्रश्नों के माध्यम से जांच करना और चर्चा को किसी उच्च चिंतन स्तर पर अंतरित करना। और पांचवा है अर्थपूर्ण मौखिक सराहना का प्रयोग कर अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी प्राप्त करना और इसे बनाए रखना। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 और 5। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्रों के व्यवहार में प्रतिक्रियात्मकता। छात्र के व्यवहार में प्रतिक्रियात्मकता प्रभावी शिक्षण का घटक नहीं है। प्रभावी शिक्षण की एक ऐसी शिक्षण तकनीकी है जो शिक्षार्थी के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए नियोजित व संचालित की जाती है। प्रभावी शिक्षण के घटक निम्नलिखित हैं, छात्रों की समझदारी की
जांच के लिए प्रश्न पूछना। दूसरा है छात्रों की प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराना। तीसरा है सीखने में लगने वाली समयावधि के बारे में लचीलापन का होना। चौथा है पाठ्यक्रम के प्रति रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न करना। पांचवा है प्राप्त शिक्षा का दैनिक जीवन में उपयोग का ज्ञान करवाना इत्यादि। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए विकल्पों में से कारकों की पहचान कीजिए जो शिक्षण की प्रभाविता में योगदान नहीं करते हैं। ए शिक्षण की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। बी छात्रों का प्रयत्न करने में शिक्षक का कौशल। सी शिक्षक का विषय ज्ञान। डी छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क। तो इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ए, बी और डी। शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में शिक्षक की भूमिका सीखने की सुविधा में एक महत्वपूर्ण घटक होता है। सर्वोत्तम शिक्षण तकनीकों और कुशल तरीकों को अपनाने से एक शिक्षार्थी सीखने की सही प्रतिभा का पता लगा सकता है। निम्नलिखित कारक शिक्षण की प्रभाविता में योगदान नहीं करते हैं। पहला है शिक्षक की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। दूसरा है छात्रों को प्रसन्न करने में शिक्षक का कौशल। तीसरा है छात्रों के साथ शिक्षक का व्यक्तिगत संपर्क। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कुछ कारक निम्नलिखित हैं। पहला है शिक्षक की शैक्षिक योग्यता। दूसरा है शिक्षक का विषय ज्ञान। तीसरा है शिक्षक का शिक्षण कौशल। चौथा है शिक्षण सहायक सामग्री का प्रभावी ढंग से उपयोग। पांचवा है शिक्षण पद्धति का उचित चयन। छठा शिक्षण के लिए शिक्षक का उत्साह और शिक्षण कार्य में शिक्षक का अनुभव। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से कक्षा संबंधी कारक शिक्षण की प्रभाविता को प्रभावित करते हैं। तो ए है विद्यार्थियों का कार्य से पहले का व्यवहार। अध्यापक द्वारा संप्रेषण के संरेखीय पैटर्न का पालन। सी है शिक्षार्थियों के परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति। डी है अध्यापक द्वारा प्रौद्योगिकीय संसाधनों का अनुचित प्रयोग। ई है विद्यार्थियों की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, बी और डी। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक कक्षा के अंत में लघु सारांश को कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भाषाई संकेत चिन्हांकन। प्रत्येक कक्षा के अंत में लघु सारांश को भाषाई संकेत चिन्हांकन कहा जाता है। भाषा ध्वनि प्रतीकों की व्यवस्था है। ये ध्वनि प्रतीक भाषाई संकेत होते हैं। संकेत को मुख्यतः दो उपवर्गों में विभाजित किया जाता है, मूल और प्रगत। विभिन्न प्राणियों द्वारा अपने स्तर पर आधारभूत या जैविक भावों के आदान प्रदान के लिए मूल संकेतों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई सूची में उन कारकों की पहचान कीजिए जो किसी संस्था में सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करते हैं। तो दोस्तों पहला है जिस सीमा तक शिक्षक स्पष्ट प्रस्तुति देता है। दूसरा है कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं। तीसरा है छात्रों के प्रश्नों का उत्तर देने के क्रम में प्रदर्शित होने वाली विषय सामग्री पर शिक्षण की निपुणता। चौथा है संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना। और पांचवा है शिक्षक तथा उसके मार्गदर्शन की उपलब्धता। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा और चौथा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कक्षा के भौतिक परिवेश तथा सामाजिक एवं भावनात्मक परिवेश विद्यार्थियों के अधिगम पर उल्लेखनीय प्रभाव डालता है। शिक्षण की गतिविधियां उस समय सर्वाधिक प्रेरणादायक होती हैं जब वे विद्यार्थियों को या तो समस्या का व्यवहारिक रूप से अन्वेषण करने के लिए जोड़ते हैं या समस्या के समाधान के द्वारा चिंतन के कौशलों का विकसित करने के लिए सक्रिय रूप से जोड़ते हैं। किसी संस्था के सकारात्मक अधिगम परिवेश के संबंध में शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं। कक्षा के साथ साथ संस्था में विचारों को साझा करने एवं खुली चर्चा करने हेतु संभावनाएं। दूसरा है संस्था अथवा कक्षा में सकारात्मक प्रबंधन का बार बार उपयोग किया जाना। और तीसरा है कक्षा एवं संख्या को समावेशी परिवेश के रूप में विकसित करना। अगला क्वेश्चन है शिक्षण में चर्चा पद्धति को प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा होना चाहिए। पहला विषय सरल हो। दूसरा विषय पहले से ही घोषित हो। तीसरा विषय सामान्य रुचि का हो। चौथा एक से अधिक शिक्षक की आवश्यकता। पांचवा सहभागियों की भाषा की सहजता। और छठा है कार्योत्तर अध्ययन। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा, तीसरा और पांचवा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण में चर्चा पद्धति सोच एवं संचार की शक्ति को प्रभावित करती है जिसके परिणाम स्वरूप उच्च स्तर के संज्ञानात्मक और प्रभावशाली स्वरूप का विकास होता है। शिक्षण कार्य में प्रयुक्त यह विधि एक लोकतंत्रीय शिक्षण रणनीति होती है जिसमें छात्रों और शिक्षकों के बीच एक विषय के बारे में परस्पर मौखिक वार्तालाप होती है। और यह विधि मुख्यतः गणित, संगीत, कला और नृत्य को छोड़कर
से सभी विषयों के शिक्षण के अनुकूल होती है। शिक्षण में चर्चा पद्धति को प्रभावशाली रूप से आयोजित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना अनिवार्य होता है। पहला, चर्चा का विषय पहले से ही घोषित हो। चर्चा का विषय सामान्य रुचि का होना चाहिए और सहभागियों की भाषा सहजतापूर्ण होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में किसी विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए तैयार की गई विषय वस्तु का परिणाम होगा। तो उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिकरण। व्यक्तिकरण या व्यक्तिपरकता के अंतर्गत कक्षा में किसी विशिष्ट प्रयोक्ता के लिए विषय वस्तु को तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में, जब किसी कक्षा विशेष में किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित प्रयोग हेतु विषय वस्तु का चयन किया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप व्यक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के साथी समूह अंतःक्रिया पीआर ग्रुप इंटरैक्शन से किसमें मदद मिलती है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अवधारणा के अवबोध में। कक्षा में साथी समूह अंतःक्रिया से अवधारणा के अवबोध में मदद मिलती है। जब कक्षा में छात्र एकत्रित होकर परस्पर एक दूसरे से प्रश्न पूछने व जवाब देने की क्रिया करते हैं तो इससे उनके अंदर ज्ञान की समझ बढ़ती है और किसी बिंदु पर अपनी एक धारणा बनाने में सफल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावशीलता का निर्णय करने में निम्नलिखित में से किन बिंदु पर विचार किया जाता है। पहला है, सभी विषयों में विद्यार्थियों का प्राप्तांक। दूसरा, शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति का स्तर। तीसरा है, सीखने में विद्यार्थियों द्वारा लिया जाने वाला समय। चौथा है, शिक्षण में अध्यापक द्वारा प्रयोग में लाया जाने वाला संसाधन। और पांचवा है, कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति की नियमितता। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 2, 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, कक्षा संरचना के फिश बाउल शैली के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ छात्र कक्षा के बीच में एक घेरे में पास पास बैठते हैं जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। चलिए इसकी व्याख्या और देख लेते हैं। कक्षा संरचना की फिश बाउल शैली के अंतर्गत कुछ छात्र कक्षा के बीच में घेरे में पास पास बैठते हैं जबकि शेष छात्र समूह चर्चा का अवलोकन करने के लिए थोड़ा पीछे खड़े होते हैं। इस प्रकार की शैली के अनुप्रयोग से छात्र की अधिगम प्रक्रिया तीव्र होती जाती है। अगला क्वेश्चन, टीम अध्यापन में क्षमता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सहयोग विकास की। टीम अध्यापन में सहयोग विकास की क्षमता है। इस अध्ययन में छात्र तथा अध्यापक दोनों का अधिक से अधिक लाभ होता है तथा छात्र सीखने में अधिक रुचि लेता है। अगला क्वेश्चन है, एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, शिक्षक छात्रों के सजीव अंतःक्रिया। एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया। सजीव अंतःक्रिया का तात्पर्य है अध्यापक द्वारा छात्रों से कक्षा में पढ़ाए गए पाठों से प्रश्न पूछना, छात्रों द्वारा प्रश्न का उत्तर न दे पाने या ठीक से न दे पाने की स्थिति में पुनः बताना। इसी प्रकार छात्रों द्वारा अध्यापकों से प्रश्न पूछना और जो प्रश्न नहीं समझ में आता है उसको अध्यापक से दोबारा पूछना तथा अन्य क्रियाएं शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लें कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के घर जाता है तो अध्यापक को, तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें। जब एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के घर जाता है तो अध्यापक को चाहिए कि वह उसे युक्ति संगत सहायता दे और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करे। ऐसा करने से विद्यार्थी के मन में उत्पन्न निराशा भाव समाप्त हो जाता है और वह अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिलने पर उस दृष्टिहीन विद्यार्थी को आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसा करने से उस विद्यार्थी को पूर्ण समझ आएगा और अध्यापक भी उसे पूर्ण ध्यान देगा। यदि वह पीछे बैठा तो हो सकता है कि उसे अध्यापक की आवाज़ ना सुनाई दे और अध्यापक भी उस पर ध्यान नहीं दे पाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए क्योंकि वे, तो इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं।
प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, क्योंकि वे बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। बच्चों को प्यार और स्नेह द्वारा सिखाया जा सकता है, जबकि पुरुष शिक्षक ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चे इनसे डरते रहते हैं और वह उन्हें आता है वह भय के कारण नहीं बता पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो महत्वपूर्ण होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तदनुभूति। शिक्षक जब अपने विद्यार्थी के साथ संप्रेषण करता है तो तदनुभूति महत्वपूर्ण होता है। तदनुभूति से तात्पर्य दूसरे की भावनाओं के प्रति एक सांवेगिक अनुक्रिया करना है जो दूसरे व्यक्ति की भावनाओं के समान हो। अगला क्वेश्चन है, व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह बाधा डाल रहे हैं तो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। यदि ऐसा छात्र करेंगे तो छात्र सीखने में व्यस्त हो जाएंगे, विघ्न समाप्त हो जाएगा। और आज शिक्षक व्याख्यान करते समय दृष्टांत, विवरण, वर्णन, व्याख्या और प्रश्नोत्तर आदि शिक्षण युक्तियों का प्रयोग कर विषय सामग्री को स्पष्ट करने का प्रयत्न करते हैं, और साथ ही श्याम पट पर वस्तु, मॉडल, चार्ट, चित्र, रेखा चित्र, मानचित्र आदि अनेक शिक्षा उपकरणों का प्रयोग कर अपने व्याख्यानों को सजीव बनाने का प्रयत्न करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित सूची में उन कथनों की पहचान करें जो प्रभावी शिक्षण के सहायक व्यवहार को दर्शाते हैं। पहला है प्रयुक्त विविध प्रविधियों वाली अनुदेशात्मक विविधता। दूसरा है प्रस्तुति करते समय छात्रों के विचारों का प्रयोग करना। तीसरा है छात्र की सफलता दर जो कार्य को सही समझ में प्रदर्शित होती है। चौथा है अधिगम कार्य में संलग्नता। पांचवा है छात्रों के साथ संबंध में प्रदर्शित शिक्षक प्रभाव। छठा है विचारों को स्पष्टता प्राप्त करने के उद्देश्य से जांच परख। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 5 और 6। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन प्रभावी शिक्षण में बाधक कारक है। तो ए है शिक्षक को आत्म सामर्थ्य, बी है शिक्षक का विषय ज्ञान, सी शिक्षक की निम्न योग्यता और तत्परता, चौथा है शिक्षा में नियोजन और शिक्षण कौशल का अभाव, पांचवा है भाषिक कौशलों पर शिक्षक की पकड़, और छठा है शिक्षक को असंगत देह भाषा। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 3, 4 और 6। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि। शिक्षक को प्रोत्साहित करने वाले मुख्य कारक निम्न है: कक्षा कक्ष की गतिविधि, शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक का अनुभव, प्रोत्साहन का स्तर। शिक्षकों विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि शिक्षण को प्रोत्साहित करने वाला कारक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में शामिल है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा, 1, 2, 3, यानी व्याख्यान, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान और सामूहिक कार्य। और दोस्तों इसमें शिक्षण विधि है, शिक्षण विधियों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है शिक्षक केंद्रीय विधियां और छात्र केंद्रित विधियां। चलिए ये भी हम लोग देख लेते हैं। शिक्षक केंद्रित विधियां होती हैं। शिक्षक केंद्रित शिक्षण विधियां सामान्य तौर पर व्याख्यात्मक प्रकार का होता है, जहां पर शिक्षक स्वयं सिद्ध व्यक्ति की तरह जटिल संप्रत्तियों की व्याख्या करते हैं तथा श्रोतागण या छात्र जो होते हैं उन्हें समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर शिक्षक प्रायः अपने 3 कर्तव्य का निर्वहन करते हैं: छात्रों को संप्रत्तियों की जानकारी प्रदान करना, छात्रों को संप्रत्तियों को स्मृत कराना और छात्रों को सूचनाओं का पुनर्वहन कराना। और छात्र केंद्रित विधियां कौन सी हैं? छात्र केंद्रित विधियां प्रायः छात्रों की आवश्यकताओं, अपेक्षाओं, योग्यताओं एवं रुचियों के अनुरूप संगठित की जाती हैं। इन शिक्षण विधियों का कार्य है छात्रों में स्वतंत्र चिंतन को जन्म देना तथा समस्या समाधान के गुणों में प्रशिक्षित करना। इस विधि में प्रायः कक्षा का वातावरण मनोवैज्ञानिक मुक्त रहता है और शिथिल रहता है। डायग्राम के जरिए दोस्तों एक सारणी के जरिए हम लोग समझेंगे शिक्षण विधियां। ये शिक्षण विधियां हैं और ये छात्र केंद्रित विधियां हैं। शिक्षण विधियों में व्याख्यान विधि है, व्याख्यान प्रदर्शन विधि है और ऐतिहासिक विधि है। और दोस्तों अगर छात्र केंद्रित विधियां पूछी जाएं तो ह्यूरिस्टिक विधि है, प्रोजेक्ट विधि है, असाइनमेंट विधि है, चर्चा विधि है और आगमन निगमन विधि है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 2, 3 और 5। चलिए देख लेते हैं। एक अच्छे शिक्षक के मुख्य गुण इस प्रकार हैं: शिक्षक अपने छात्रों से सदा मानवीय व्यवहार करता है,
छात्रों का मानसिक विकास करता है, छात्रों में अनुशासन की भावना विकसित करता है और छात्रों में अध्यापन के प्रति सदैव जागरूक करने वाला होता है। छात्रों को पढ़ाते समय उदाहरण प्रस्तुत कर समझाता है और अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहता है। अपनी गलतियों को भी स्वीकार करता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन करना है दोस्तों, जिसमें दोस्तों डी ऑप्शन से हो जाएगा 1, 3, 6। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शिक्षण की प्रभावकारिता में योगदान देने वाले प्रभावकारी कारक हैं। अध्यापक का विषय ज्ञान, विद्यार्थियों को संतुष्ट करने की अध्यापक की योग्यता, कक्षा व्यवहार के संचालन और अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता, अध्यापक द्वारा छात्रों से मानवीय व्यवहार। शिक्षण छात्र में अनुशासन की भावना विकसित करना, छात्रों में अनुशासन की भावना विकसित करना और अपनी गलतियों को सुधारना, छात्रों का मानसिक विकास करना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? तो इसमें दोस्तों डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शैक्षणिक व्यवस्था। शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक शक्तिशाली कारक शैक्षणिक व्यवस्था है। इसी से समाज का प्रतिरूप निर्धारित होता है। तो दोस्तों हमारे 300 क्वेश्चन कवर हो गए हैं और इसके आगे के क्वेश्चन हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक दोस्तों अच्छे से आप लोग वीडियो देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब कर दिया करिए दोस्तों, अच्छी लगा करे और अच्छे से रिवीजन करते रहिए, क्योंकि जून बहुत दूर नहीं है, हमारे पास अभी ठीक ठाक टाइम है। तो अभी से हम लोग अपनी प्रॉपर तैयारी कर सकते हैं।